आज जो प्रश्न है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर ऑफ मेंटली इल पेशेंट, मतलब मानसिक रोगी के देखभाल में जो कानूनी उत्तरदायित्व होता है उसके बारे में समझाना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं कि एक मनोरोगी के देखभाल में कौन कौन से कानूनी जिम्मेदारी है जिसको हम एज ए नर्स समझना चाहिए। ठीक है, चलिए 10 नंबर में पूछा गया है, पूछता भी है ये क्वेश्चन। मानसिक रोगी के अस्पताल में भर्ती करने के बाद यह स्वास्थ्य दल का दायित्व है कि रोगी के अधिकारों की रक्षा करे। देखिए, जब तक मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है तब तक उसका रिस्पॉन्स उसके घर वाले को है, लेकिन जैसे ही कोई मानसिक रोगी अस्पताल में भर्ती हो जाए, यहाँ तक कि एक नॉर्मल रोगी भी अगर अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उसका सारा दायित्व स्वास्थ्य दल के दायित्व हो जाता है कि उसके अधिकारों की रक्षा करे, उसका जो जो चीज़ें हैं उसको देखभाल सारे चीज़ें जो है उससे प्रोवाइड किया जाए। तो इसी प्रकार से मानसिक रूप से ग्रसित कोई रोगी है, वह अस्पताल में भर्ती होने के बाद यह सारा दायित्व स्वास्थ्य दल का होता है कि रोगी के अधिकारों की रक्षा कौन कौन से है सारे चीज़ किया जाए। रोगी के उपचार के सही व पूर्णतः किया जाए, रोगी का जो उपचार है वह सही किया जाए, कानूनी है, जिम्मेदारी है स्वास्थ्य दल की कि उसके उपचार सही किया जाए, कंप्लीट उपचार किया जाए। ठीक है, स्वास्थ्य दल में रोगी से सीधे संपर्क में अधिकांशतः नर्स रहती है। अब जो हेल्थ टीम होता है उसमें कोई भी मरीज़ से डायरेक्टली जो संबंध होता है वो ज़्यादातर नर्स का ही रहता है। अधिकांश जो संपर्क नर्स ही जो है पेशेंट से रहती है। ठीक है, चाहे दवाई देना हो, चाहे कुछ समस्या हो तो कंप्लेन भी नर्स को ही मरीज करता है। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट जो है अधिकांश समय नर्स ही मरीज का लगाव रहता है। अतः नर्स की यह जिम्मेदारी होती है कि रोगी में उच्च स्तरीय देखभाल उपलब्ध कराया जाए। अब इस हिसाब से ज़्यादातर नर्स से ही लगाव रहता है, मरीज का संपर्क रहता है, तो नर्स का ये जिम्मेदारी बनता है कि वह रोगी के सभी उच्च स्तरीय देखभाल उपलब्ध कराई जाए। तो ये सब एक कानूनी उत्तरदायित्व है जिसमें नर्स के लिए यह जिम्मेदारी है, नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो है एक अच्छे देखभाल प्रोवाइड किया जाए। अब मैंने इतना आपको समझा दिया कि कानूनी जिम्मेदारी क्या है इसके पीछे, तो ऐसा नहीं है ये लाइन को लाइन बाय लाइन याद किया जाए। आप इस मैटर को समझ गए तो आप अपने तरीके से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप याद करने में ही चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा आदमी जो है सीरियस ले लेता है कि हमें इसके बाद ये लाइन लिखना है और वहीं पे गड़बड़ हो जाते हैं। बस मैटर को समझना है और उस हिसाब से लिखिएगा तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, फिर भी आपका सही रहेगा। ठीक है ना, आगे चलिए। अब आगे जितने भी कानूनी जिम्मेदारियां हैं मानसिक रोगी के उपचार में, उन जिम्मेदारियों को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए। अब निम्नलिखित जिम्मेदारी है एज ए नर्स, बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं मानसिक रोगियों की देखभाल में। पहला जिम्मेदारी ये है कि स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड केयर, उच्च स्तरीय देखभाल। पहला यही है कि रोगी की आवश्यकता अनुसार अस्पताल के नियमों को ध्यान में रखते हुए नर्स द्वारा उच्च स्तर की देखभाल रोगी को उपलब्ध करानी चाहिए। पहला कानूनी जिम्मेदारी यही कहता है कोई भी रोगी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसको एक उच्च स्तरीय देखभाल होनी चाहिए। तो नर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह एक हाई स्टैंडर्ड केयर प्रदान करे, एक उच्च स्तरीय देखभाल प्रदान करे अस्पताल के नियमों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। पहला पॉइंट यही है। दूसरा जो जिम्मेदारी है, रोगी के अधिकारों की जानकारी लेना, नॉलेज अबाउट पेशेंट राइट्स। अब रोगी की देखभाल से पहले रोगी के अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे नर्स द्वारा रोगी के अधिकारों का हनन न हो व कानूनी प्रक्रिया का सामना न करना पड़े। कहने का मतलब है कि रोगी के अधिकारों की जानकारी लेना मतलब कुछ ऐसा न करना जिससे मरीज के नुकसान हो, मरीज को कठिनाई हो, और अगर मरीज वो चाहें तो आपके अगेंस्ट कानूनी एक्शन भी ले सकता है। अगर आप उसके अधिकारों पर खतरा करेंगे, उसके अधिकारों का हनन करेंगे तो फिर आपके ऊपर गलत कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसे में रोगी के अधिकारों को जानकारी लेना चाहिए कि रोगी के पास क्या क्या राइट्स है। अब चूँकि समझिए देश में रहते हैं तो सभी का अपना अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्र जीने का, स्वतंत्र पढ़ने का, कहीं भी घूमने का, किसी भी धर्म को अपनाने का, कोई भी इसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। कोई अगर ज़बरदस्ती आपके ऊपर करता है, आपके अधिकारों का हनन करता है, ख़त्म करता है, तो उसके ऊपर कानूनी एक्शन हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से नर्स को भी ये रोगी के सभी अधिकारों को जान लेना चाहिए। ठीक है, इलाज करने से पहले, शुरू करने से पहले, ताकि मरीज का कोई भी अधिकारों का नुकसान न हो, हनन न हो, अन्यथा वह कानूनी सामना करना पड़ सकता है एज ए नर्स। तो अधिकारों को जान लेना चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये बनता है कि रोगी या उसके संबंधियों से सहमति प्राप्त ले लें। ठीक है, मानसिक रोगी के उपचार के दौरान कई उपचार विधियाँ प्रयोग में लेनी पड़ती है जिनके कुछ दुष्परिणाम व हानियाँ भी हो सकते हैं।
कहने का मतलब है कि रिटन कॉन्सेंट जो होता है वह लेना बहुत ज़रूरी होता है। या तो रोगी सही है तो रोगी से ले सकते हैं रिटन कॉन्सेंट, या फिर आप उसके अटेंडेंट जो होता है साथ में जो रहते हैं उनसे आप ले सकते हैं सहमति पत्र। ठीक है, सर्जरी वगैरह में भी देखते होइएगा कि पहले जो है लिखित सहमति पत्र ले लिया जाता है, इसलिए ताकि बाद में अगर कोई दिक्कत हो, कोई नुकसान हो तो उसका जवाबदेही स्वास्थ्य टीम या हॉस्पिटल पर ना पड़े, इसीलिए रिटन कंसल्ट ले लिया जाता है। तो एज ए नर्स भी रोगी या उसके संबंधियों से सहमति प्राप्त ले लेना चाहिए, क्योंकि मानसिक रोगी का उपचार करते हैं तो उसमें बहुत सारा ऐसे प्रोसीजर, ऐसे विधियाँ प्रयोग में लेनी पड़ती है जो उसका कुछ दुष्परिणाम, साइड इफ़ेक्ट होता है जिससे मरीज के ऊपर हानियाँ भी हो सकता है। तो अगर आप रिटन कंसल्ट नहीं लिए रहेंगे तो आपके ऊपर ब्लेम कर देंगे मरीज के परिजन जो होंगे वो। ठीक है, अतः रोगी व उसके संबंधियों के उपचार के परिणाम, दुष्परिणाम, साइड इफ़ेक्ट व कानूनी पहलू की जानकारी प्रदान करने के बाद सहमति पत्र पर हस्ताक्षर लेने चाहिए, जिससे कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो। कहने का मतलब है कि आप जो भी तकनीक, जो भी मेथड का अप्लाई करेंगे मरीज पर, सभी चीज़ों के इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, दुष्परिणाम सभी के बारे में जो है जानकारी दे दे, और अगर सहमत हो जाते हैं मरीज के अटेंडर या मरीज तो उनसे जो है लिखित सहमति ले लें, ताकि आप कानूनी रूप से सुरक्षित रहें, आपको सुरक्षा मिल सके। ठीक है, तो ये रोगी या उसके संबंधियों से सहमति पत्र लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चौथा यहाँ पे कह रहा है पॉइंट, रोगी संबंधी जानकारी को गुप्त रखना। अब होता यह है कि अस्पताल में मरीज आता है तो उसका घर कहाँ है, एज कितना है, कितने बच्चे हैं, कहाँ घर है, मतलब टोटल चीज़ें उसका इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो अस्पताल के पास एक डाटा आ जाता है। ठीक है, मरीज क्या करता था, नहीं करता था। ठीक है ना, तो नर्स को ये चाहिए कि रोगी से संबंधित कोई भी जानकारी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, गुप्त रखा जाए, सार्वजनिक नहीं किया जाए, वरना यह उसके प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। और कानून भी ये कहता है कि किसी के प्राइवेसी को जो है उजागर करना यह गलत है, तो इस हिसाब से कानूनी रूप से भी गलत है। तो रोगी के संबंधित कोई भी जानकारी है उसको गुप्त रखना चाहिए। नर्स द्वारा इतिहास मतलब हिस्ट्री कलेक्शन, उपचार, निदान, विभिन्न विधियों से प्राप्त जानकारी को गुप्त रखा जाना चाहिए। अब होता यह है कि जांच किए, जांच में कुछ ऐसे बीमारी निकल जाए जो आसपास के लोग उससे हीन मानते हो, तो वो लोगों में बता दीजिएगा तो लोग उसको जो है गड़बड़ समझेंगे। तो इस हिसाब से चाहे नर्स द्वारा हिस्ट्री लिया गया हो, उपचार में, निदान में या विभिन्न विधियों से प्राप्त जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि इसके सार्वजनिक होने से रोगी के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः नर्स द्वारा रोगी की जानकारी गुप्त रखना नर्स का एक नैतिक कर्तव्य बनता है। तो ये चीज़ें नर्स जो है जानकारी को गुप्त रखना चाहिए, ये जिम्मेदारी है। पाँचवा है नैतिक जिम्मेदारी, लीगल ड्यूटी, कानूनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी। किसी समय यदि नर्स को मनोरोगी के कार्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि इस कार्य से वह स्वयं या दूसरों की हानि पहुंचा सकता है, तो नर्स द्वारा मनोरोगी को रोका जाना चाहिए। यह नर्स का नैतिक दायित्व बनता है। आप समझिए, आपको साइकेट्रिक अस्पताल, मानसिक रोगी के अस्पताल में आपको या मानसिक वार्ड में आपको जो है ड्यूटी लगी है। ठीक है, तो उसमें तरह तरह के मरीज होते हैं। उसमें ऐसा भी मरीज होते हैं जो काफ़ी उग्र हो सकते हैं, काफ़ी खतरनाक, वायलेंस, हिंसक हो सकते हैं। वह खुद को या दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, गला गलौज कर सकते हैं। तो इन सारे स्थितियों में नर्स को ये चाहिए कि वैसे मरीजों को रोकें जो मानसिक रूप से जो है अपने या दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह लीगल ड्यूटी बनता है। ठीक है, नर्स की, तो नर्स की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। छठा है माल प्रैक्टिस को नकारना, अवॉइड माल प्रैक्टिस। ठीक है, माल प्रैक्टिस कहने का मतलब है नर्स की लापरवाही या अज्ञानता के कारण देखभाल और उपचार के समय रोगी को किसी तरह का नुकसान पहुंचना माल प्रैक्टिस कहलाता है। अतः नर्स को उपचार के समय सावधानी से काम करना चाहिए। माल प्रैक्टिस कहने का मतलब है कि कभी भी मरीजों पर जो है गलत तरीके से प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, सीखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो माल प्रैक्टिस वही होता है, माल प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए। नर्स की लापरवाही या अज्ञानता, जानकारी ना होने के कारण उस पर आप कोई जानकारी अप्लाई कर रहे हैं जो आपको जानकारी में नहीं है, फिर भी आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये माल प्रैक्टिस होता है। ठीक है, गलत तरीके से प्रैक्टिस करना मरीज के ऊपर, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। इससे मरीज के नुकसान, क्षति पहुंच सकता है। इन सारे चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, माल प्रैक्टिस से। तो ये हो गया छठा, माल प्रैक्टिस का ध्यान में रखना चाहिए। रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनाना, नर्स द्वारा रोगी के भर्ती होने से लेकर निदान, उपचार, सहमति पत्र या अन्य रिकॉर्ड को संपूर्ण व सुरक्षित तरीके से रखे जाने चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय में सबूत के तौर पर काम में लिया जा सकता है। और रिकॉर्ड और रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कभी भी अस्पताल प्रबंधन से 2 साल पहले ट्रीटमेंट हुए मरीज से चार्ट मांगा जा सकता है कि फलाने
ईयर में मरीज का ट्रीटमेंट हुआ था, उसका क्या ट्रीटमेंट, क्या दवाई चली थी, क्या रिपोर्ट था, दिखाइए। कोड खोज सकता है कभी ऐसा समय पड़ जाए तो, ठीक है, या कोई भी ज़रूरत पड़ने पर खोजा जा सकता है। तो वह रिपोर्ट और रिकॉर्ड अस्पताल प्रबंधन इसीलिए देखते हुए कोई भी मरीज़ भर्ती होता है तो अस्पताल एक कॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड है, सबको एक कॉपी अपने पास रखता है। अस्पताल प्रबंधन भी जांच वगैरह सबका, बहुत ऐसे अस्पताल होते हैं जो सारे चीज़ रख लेते हैं मरीज को डिस्चार्ज करने में, वह इसलिए वह एक रिकॉर्ड के तौर पर अस्पताल प्रबंधन के पास रहता है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी खोजा जाए तो वह प्रस्तुत करने में सक्षम हो, इसलिए वो रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड और रिपोर्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो भी निदान, उपचार, सहमति पत्र, अन्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में कभी भी सबूत के तौर पर यह काम में लिया जा सकता है, ठीक है। एंड आखिरी आता है 8वां, अस्पताल को नियमों का पालन करना, फॉलो रूल्स ऑफ, ठीक है, फॉलो रूल्स ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के नियमों कानूनों का पालन करना चाहिए। नर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वह अस्पताल के नियमों के विरुद्ध ना जाए, ठीक है ना। नर्स को अस्पताल के कानूनी नियमों की जानकारी होना चाहिए। रूल फॉलो में सबसे पहले आपको हॉस्पिटल के कानून के नियम का पता होना चाहिए, तभी तो आप नियम का पालन करेंगे ना। नर्स द्वारा रोगी व उसके संबंधियों को रोगी भर्ती करते समय, निदान, उपचार, डिस्चार्ज करते समय विभिन्न कानूनी पहलुओं को जानकारी प्रदान करनी चाहिए। अब नर्स क्या करेगी कानूनी नियमों को पालन में, चाहे भर्ती हो, चाहे निदान हो, उपचार हो या डिस्चार्ज हो, सभी में नर्स जो है कानूनी पहलुओं के बारे में मरीजों को जानकारी देंगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, रोगी द्वारा अस्पताल व चिकित्सक दल के प्रति मुकदमा करने पर नर्स द्वारा विभिन्न साक्ष्य सुरक्षा ली जा सकती है, अतः नर्स उचित समय पर अपना बचाव कर सकती है। अब होता है कि मान के कभी ऐसा मरीज आपको मिल जाएंगे या मरीज के साथ कुछ दिक्कत हो गया रहेगा, नुकसान हो गया रहेगा, तो उसके अटेंडर हो सकता है स्वास्थ्य या अस्पताल चिकित्सक दल के प्रति मुकदमा कर सकती है, ठीक है, कर सकता है। तो ऐसे में साक्ष्य के तौर पर नर्स को बुलाया जा सकता है, नर्स से कुछ चीज़ें मांगा जा सकता है, तो वह जो है अस्पताल और चिकित्सक को बचाव में एक अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि डायरेक्टली मरीज और उसके अटेंडर से ज़्यादातर नर्स ही मिला करती है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना 8 पॉइंट मैंने जो बताया, यह 8 पॉइंट काफ़ी अच्छे से मैंने आपको डील कर दिया कि एक नर्स की क्या क्या कानूनी जिम्मेदारी होनी चाहिए भर्ती मरीजों को देखभाल में, ठीक है। तो अच्छा से बता दिया मैंने, आप इसको कर लीजिएगा, लिखिएगा ज़रूर पढ़ने के बाद। अब आता है एक अच्छा क्वेश्चन और है, ये भी 10 नंबर में पूछता है एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए। कहता है ईसीटी देने में नर्स की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। या आपसे पूछा जा सकता है कि ईसीटी देने से पहले, ईसीटी देने के बाद नर्स की भूमिका को बताएं। तो दोनों कंडीशन में दे सकता है या डायरेक्ट दे देगा कि ईसीटी उपचार में नर्स की भूमिका को स्पष्ट करें, फिर भी आपको दोनों कंडीशन खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ईसीटी प्रदान करने में नर्स की भूमिका, ठीक है। तो ईसीटी प्रदान, देखिए जिस प्रकार से सर्जरी में नर्स की भूमिका होता है, ठीक उसी प्रकार से सर्जरी भी एक प्रोसीजर होता है। ईसीटी भी अपना एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, जिसमें नर्स की देखभाल जरूरी होती है। तो इसके लिए भी नर्स जो है सर्जरी के तरह ही यहाँ भी देखभाल करेगी, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कि ईसीटी प्रदान करने में नर्स की भूमिका, रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी। चलिए देख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ईसीटी के पूर्व नर्सिंग देखभाल। अब यहाँ पे ईसीटी के पूर्व, ईसीटी के दौरान भी हो सकता है, ईसीटी के बाद भी हो सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें होगा मैं उसको देखूंगा। अब पहले होता है कोई भी, चाहे सर्जरी हो चाहे ईसीटी हो, चाहे वो सर्जरी हो चाहे वो ईसीटी हो, ठीक है ना। नर्सिंग देखभाल दोनों में पहले एक जरूर होता है, सर्जरी होने से पहले भी देखभाल जरूरी है, या फिर ईसीटी से पहले भी नर्सिंग देखभाल जरूरी है। अब ईसीटी से पहले नर्सिंग देखभाल में क्या क्या होगा, चलिए देखते हैं। ईसीटी से पूर्व रोगी व उसके संबंधियों से सहमति प्राप्त ले लें, क्योंकि चाहे वो सर्जरी हो चाहे ईसीटी हो, दोनों में मरीज को जो है, तो चाहे ईसीटी हो या सर्जरी हो, ओके, दोनों कंडीशन में जो है आपको रिटन कंसेंट लेना पड़ता है। ईसीटी से पूर्व देखभाल में भी जो है आपको सबसे पहले ईसीटी के लिए सहमति पत्र लेना पड़ता है, क्योंकि ईसीटी एक जटिलता उत्पन्न करता है। तो हो सकता है मरीज को इससे नुकसान हो, तो इससे पहले हम रिटन कंसेंट ले लेंगे, उसे प्रोसीजर के बारे में बताकर, और उनके घर वाले, उनके परिजन जो भी है समझ कर सहमति पत्र देते हैं, तो ईसीटी हम उसको करेंगे, ठीक है। तो यही कहता है ईसीटी से पूर्व रोगी व उसके संबंधियों से सहमति प्राप्त ले लेंगे, ठीक है। रोगी का सभी लैब इन्वेस्टिगेशन व शारीरिक जांच करानी चाहिए। ईसीटी देने से पहले पूर्व देखभाल में आपको सहमति पत्र के बाद रोगी के जितने भी लैब इन्वेस्टिगेशन होते हैं, शारीरिक जांच होते हैं, करनी चाहिए, जिस प्रकार से सर्जरी से पहले होता है। तो यहाँ भी वो सारे चीज़ें होगा। रोगी को ईसीटी देने से 8 घंटे पूर्व मुंह से खाने को नहीं देना चाहिए। अब ईसीटी जो देते हैं, तो ईसीटी देने से पहले 8 घंटे
पहले मुंह से कोई भी खाना नहीं देना चाहिए, ठीक है। रोगी व उसके संबंधियों को ईसीटी प्रक्रिया विस्तार से समझाकर जो है उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए। रोगी व उसके संबंधियों को ईसीटी के प्रोसीजर के बारे में डिटेल से समझाना चाहिए और उनसे सहयोग प्राप्त करनी चाहिए ईसीटी में, ठीक है। उसके बाद है रोगी के शरीर पर अगर कोई वस्तु धातु लगी हो, जैसे दांत, कृत्रिम दांत, घड़ी, चूड़ी, अंगूठी, ये सब उतार देना चाहिए। सर्जरी में भी ठीक ऐसे ही करते हैं। रोगी के शरीर से कसे हुए कपड़ों को हटाकर ढीले कपड़े पहनाने चाहिए। अगर रोगी कोई जीन्स वगैरह या टाइट कपड़ा पहना है तो उससे निकालकर ढीले ढाले कपड़े पहनाने चाहिए, ठीक है। महिला रोगी में लिपस्टिक या नेल पॉलिश हटानी चाहिए जिससे साइनोसिस का पहचान किया जा सके। अब अगर महिला रोगी है तो जो लिपस्टिक होता है, नेल पॉलिश होता है, ये ढक देता है, तो इसको हटानी चाहिए जिससे आपके होठ पर या नाखून से ब्लड का सर्कुलेशन पता चलेगा और उससे साइनोसिस का पहचान में मदद मिलेगा, ठीक है। आगे है रोगी को मल मूत्र त्याग करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ईसीटी देने से पहले रोगी को मल मूत्र के लिए जो है प्रोत्साहित कर देना चाहिए, क्योंकि ईसीटी के समय ये सारे चीज़ होना एक मुश्किल होगा, ठीक है। आगे है यहाँ पे रोगी को 30 मिनट पूर्व आवश्यक औषधि दी जानी चाहिए। जितने भी लार सिक्रेशन वगैरह हो गया, ठीक है ना, सीडेटिव ड्रग हो गया, ये 30 मिनट पहले जो भी आवश्यक दवाएं हैं देनी चाहिए ईसीटी से पहले। ईसीटी रूम में सभी आवश्यक उपकरण की व्याख्या करनी चाहिए, मतलब रखनी चाहिए, समझ गए, व्यवस्था करनी चाहिए। तो ईसीटी रूम में जितने भी उपकरण की आवश्यकता होती हैं वो सारे उपकरण की जो है व्यवस्था करनी चाहिए। ये सब ईसीटी देखभाल से पहले होता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे रोगी के संपूर्ण रिकॉर्ड सहित ईसीटी रूम में पहुंचाना चाहिए। ईसीटी देने से पहले जितने भी आपने लैब इन्वेस्टिगेशन कराया है, मरीज को तैयार कराया है, सभी के साथ जो है ईसीटी रूम में पहुंचाना चाहिए। तो ये हो गया ईसीटी पहले से तैयारी, ईसीटी पहले देने से पहले देखभाल। अब आता है दूसरा जो कंडीशन है ईसीटी के दौरान देखभाल। अब ईसीटी के दौरान देखभाल में क्या क्या करेंगे देख लीजिए। ईसीटी के दौरान देखभाल में नर्स को ईसीटी रूम में रोगी को आरामदायक बिस्तर पर सुपाइन पोजीशन में लिटाकर, ठीक है, जो लंबर कशेरुक दंड होता है, वर्टेब्रा जो होता है उसके नीचे तकिया लगाना चाहिए ताकि वर्टेब्रा कॉलम में फ्रैक्चर ना हो, ठीक है। तो ईसीटी रूम में मरीज को पहुंचा दी है नर्स, पहुंचाने के बाद आरामदायक बिस्तर देंगे, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे और जो वर्टेब्रा कॉलम है उसको फ्रैक्चर से बचाने के लिए उसके नीचे तकिया लगाना चाहिए, ओके। रोगी को शांति व तनाव कम करने के लिए एनेस्थेटिक ड्रग देनी चाहिए। अब मरीज को तनाव हो सकता है, इससे शांति में जो है अभाव हो सकता है, तो उससे हम बेहोशी जो होता है एनेस्थेटिक ड्रग देनी चाहिए, ठीक है। रोगी अगर जूता अगर पहन ही रखा है तो जूते उतार देने चाहिए ताकि पैर में प्रतिक्रिया देखी जा सकती है, क्योंकि ईसीटी में पैर में पता लगता है क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। रोगी में टंगू बाइट रोकने व रिस्पायरेशन हेतु माउथ गैग का उपयोग करना चाहिए। माउथ गैग क्या करता है, मुंह को खुला रखता है, मुंह पे दांत बैठने नहीं देता है, ठीक है। तो वही कहता है जीभ को कटने से रोकने और रेस्पायरेशन हेतु माउथ गैग का उपयोग करनी चाहिए, ओके। ये सब ईसीटी के दौरान है। ईसीटी के थाई को टाइट सीट से बांध देनी चाहिए व गर्दन कंधों को सहारा प्रदान करना चाहिए। ईसीटी के जो थाई होता है उसको टाइट सीट से बांध देना चाहिए, गर्दन व कंधों को सहारा प्रदान करनी चाहिए मरीज को। ईसीटी द्वारा उत्पन्न जो सीजर दौरा होता है उसको ध्यानपूर्वक अवलोकन करनी चाहिए। रोगी की गर्दन को हाइपर एक्सटेंड पोजीशन में रखकर टंगू बैक फॉल को रोकना चाहिए। अब रोगी में हो सकता है जो टंग है वह अंदर की तरफ जा सकता है, तो इससे बैक फॉल को रोकने हेतु हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में गर्दन को रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए कि गर्दन को हाइपर मतलब एक्सटेंड पोजीशन में रखेंगे ताकि जो टंगू बैक फॉल है वो ना हो, ठीक है, अंदर की तरफ जो है जीभ वापस ना जाए, ओके। अब आता है ये तो हो गया ईसीटी के दौरान क्या क्या करेंगे। तो ईसीटी के दौरान यही सारे चीज़ करेंगे, ठीक है ना। ईसीटी के दौरान ये सारे चीज़ करेंगे जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब आता है दूसरा हो गया, तीसरा जो सिचुएशन है ईसीटी के बाद की देखभाल। अब ईसीटी के बाद के देखभाल में क्या होगा, अब ईसीटी हो चुका है मरीज का, ठीक है, ईसीटी हो चुका है, लग चुका है। अब ईसीटी के बाद क्या क्या देखभाल करेंगे, तो वाइटल साइन का निरंतर अवलोकन करते रहेंगे। जितने भी वाइटल साइन है उसका निरंतर अवलोकन करेंगे। हो सकता है ईसीटी के बाद इसमें परिवर्तन आए। रोगी को साइड लाइन रेलिंग उपलब्ध करवाकर साइड लाइन पोजीशन दी जानी चाहिए जिससे शराबी पदार्थ मुंह द्वारा बाहर निकाला जा सके। अब ईसीटी देने के बाद हो सकता है मुंह से सिक्रेशन हो मरीज का, तो इसके लिए साइड लाइन पोजीशन देनी चाहिए, ठीक है, साइड लाइन पोजीशन देनी चाहिए, साइड लाइन वाला पोजीशन देनी चाहिए, ओके।
आगे है यहाँ पे देख सकते हैं कि रोगी में उत्पन्न जटिलता को पहचान कर शीघ्र उपचार उपलब्ध करवानी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना, कि रोगी में कोई भी जटिलता दिखे उससे पहचान कर शीघ्र उसका उपचार करवाना चाहिए। रोगी को होश में आने पर समय, व्यक्ति, स्थान व घटना का पुनः परिचय करवाना चाहिए। जब रोगी होश में आ जाए तो होश में आने के साथ में समय का, व्यक्ति का, स्थान का, घटना का पुनः परिचय करवाना चाहिए कि मरीज इन सब चीज़ों से अवगत हो रहा है या उस पर अभी भी इफेक्ट है इन चीज़ों का, ठीक है। श्वसन कठिनाई में ऑक्सीजन प्रदान की जाए। अगर मरीज को ईसीटी के बाद लगे कि उसे श्वसन में समस्या हो रहा है तो ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए। रोगी को आराम करने देना चाहिए, ठीक है। रोगी को ईसीटी रिकॉर्ड बनाकर उसका संक्षिप्त विवरण लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, रोगी को ईसीटी रिकॉर्ड बनाकर उसका संक्षिप्त विवरण लिखना चाहिए। तो ये हो गया ईसीटी में 3, मतलब जो फर्स्ट ईसीटी से पहले, ईसीटी के बाद और ईसीटी के दौरान, तीनों तरीका से मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ सकता है आपसे, तो इसे ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है सुसाइड, आत्महत्या क्या है, आत्महत्या के ढंग, कारण और प्रबंध लिखिए। एग्जाम में पूछा गया है, 10 नंबर में पूछता भी है। तो चलिए हम सुसाइड के बारे में बताते हैं। देखिए, सुसाइड एक आपका कभी कभी यह मेंटल हेल्थ का एक समस्या बन जाता है। ऐसे लोग भी कभी भी सुसाइड जो है लोग खुश रह के नहीं करते, कभी भी मेंटली परेशानी, मानसिक रूप से जो है परेशान होने के बाद भी लोग जो है करता है। और मानसिक रूप से परेशानी मतलब मानसिक मेंटल इलनेस, ठीक है ना। तो वही चीज़ें हैं आत्महत्या। मनुष्य के द्वारा अचानक तरीके से प्लानिंग करके, ठीक है, अचानक योजनाबद्ध तरीके से स्वयं को हानि पहुंचाना या अपना जीवन समाप्त करना आत्महत्या कहलाता है। सुसाइड क्या होता है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, अचानक से उसके मन में एक योजना, एक ख्याल आया कि मुझे ये चीज़ें कर लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है जीवन में, उसे अचानक उसके माइंड में एक गलत निगेटिव थॉट आता है और वह प्लान कर लेता है कि मुझे अपने आप को हानि कर लेना है, अपना जीवन समाप्त कर लेना है, और वही जो है उसका सुसाइड कहलाता है, ठीक है। आत्महत्या क्या होता है, मनुष्य के द्वारा अचानक, अकस्मात, योजना तरीके से स्वयं को हानि पहुंचाना या अपन जीवन समाप्त करना ही आत्महत्या कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिफिनीशन। अब इसके कितने मेथड है, कितने तरीके से कोई सुसाइड कर सकता है, तो बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग देखते भी है, जानते भी है। जैसे पानी में डूब जाना, ये भी आत्महत्या का एक है तरीका। फांसी लगाना, ये भी एक आत्महत्या का तरीका है। गोली मार लेना खुद को, ये भी आत्महत्या का तरीका है। चलती ट्रेन से आगे कूद जाना, ये भी एक आत्महत्या है। पॉइजन खा लेना, ये भी एक आत्महत्या है, ठीक है। कलाई की नसें काट लेना, ये भी एक आत्महत्या का तरीका है। तो ये सब आत्महत्या का तरीके हैं, ठीक है। जैसे आग लगा लेना, तो इन सारे मेथड से जो है कोई अपने आप को आत्महत्या का प्रयास कर सकता है। तो ये मेथड हो गया, डूबना, फांसी लगाना, गोली मारना, चलती ट्रेन के आगे कूद जाना, जहर खाना, कलाई काटना, आग लगा लेना, ये सारे जो है आपके मेथड है, विधि है। इन विधियों से कोई भी जो है आत्महत्या करने का प्रयास करता है, ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है आत्महत्या करने का, तो आप खुद भी समझिए इसके कारण क्या हो सकते हैं। जैसे ये एक तो कारण ये हो सकता है कि मान के कोई मानसिक रोगी हो, ठीक है, मानसिक रोगी हो और वह काफ़ी ज़्यादा उग्र होने पर ये चीज़ें कर सकता हो, चाहे काफ़ी ज़्यादा दुखी होने पर ये कर सकता हो। जैसे मानसिक रोगी में सिजोफ्रेनिया वाले, हिस्ट्रिया वाले, पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले, ठीक है, और मनोविकृति, ठीक है ना, कैरेक्टर, वही पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इन सब चीज़ों में मानसिक रूप से ग्रसित मरीज जो है इसका प्रयास कर सकता है। तो पहला कारण मनोरोग हो सकता है, मानसिक रोग हो सकता है। अन्य कारणों में दवाइयाँ हो सकता है या शराब का अत्यधिक उपयोग हो सकता है। परीक्षा में असफल होना, ठीक है, परीक्षा में असफल होना भी रीजन बनता है, आप लोगों को पता होगा। दहेज से प्रताड़ित या पीड़ित व्यक्ति, दहेज से पीड़ित व्यक्ति भी ये चीज़ें करता है। किसी प्यारी सी चीज़ें के चले जाने या खो जाने से, जो आपके पसंदीदा हो, जो आपसे काफ़ी लगाव हो, और उसके खो जाने या चले जाने से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जो है टूट जाता है और इस कंडीशन में ये स्टेप उठा लेता है, ठीक है। धन व व्यावसायिक परेशानी, अगर आपका फाइनेंशियल ठीक नहीं है, इकोनॉमिकल परेशान है, व्यावसायिक रूप से परेशान है, तो ये जो है आपको, तो ये चीज़ें हैं, कोई व्यक्ति है जो धन से, व्यवसाय से परेशान है तो ये स्टेप उठा लेता है। शादीशुदा जीवन से विक्षुब्ध व्यक्ति, मतलब वो अपने मैरिज लाइफ से खुश नहीं है, बार बार झगड़ा होता हो, तो इस कंडीशन में भी जो है गलत स्टेप लोग उठा लेते हैं। और भी सारे रीज़न आप लिख सकते हैं जिस रीज़न से व्यक्ति जो है आत्महत्या, सुसाइड करने का प्रयास कर सकता है, वो सारे रीज़न यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है।
अब आता है कि आप इसका प्रबंध कैसे कर सकते हैं। कोई आत्महत्या का प्रयास करे आत्महत्या करने का, तो उसका मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है मरीज का आपातकालीन साक्षात्कार करना, सहानुभूति द्वारा आत्महत्या के कारणों का पता लगाना, ठीक है। तो पहला यही होता है कि आप पता लगाएं, आप उसका साक्षात्कार करें कि आखिर किस कारण से क्यों यह स्टेप उठा रहा है वो, पहला यही है बचाव का। दूसरा है कि मरीज का संपूर्ण मनोरोग साइकेट्रिक हिस्ट्री लें। अब आपको ये ध्यान में रखना है, अगर वो मरीज है साइकेट्रिक मरीज है तो आप उसके संपूर्ण डिटेल्स ले, पीछे का मनोरोग इतिहास ले, ठीक है। मरीज की मानसिक स्थिति का परीक्षण करें कि मरीज किस दशा में है, ठीक है। चौथा है मरीज को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके और ज़रूरत पड़ने पर उसे मदद भी किया जाए। मरीज को परामर्श और मार्गदर्शन सेवाएं देना चाहिए, ठीक है। मरीज जो है उसको परामर्श और उसे मार्गदर्शन की सेवाएं दी जानी चाहिए। आगे है यदि आत्महत्या के प्रयास का कारण अधिक डिप्रेशन पाया जाता है तो मरीज को ईसीटी उपचार के लिए भेजना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये पता लगे कि मरीज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और उसके कारण यह आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है तो मरीज को ईसीटी उपचार के लिए भेजना चाहिए। आगे है यदि मरीज को चिकित्सक की सलाह, डॉक्टर की सलाह पर उपचार हो रहा है तो उससे डिप्रेसेंट जो एंटी डिप्रेसेंट अवसाद रोधी दवाई होती है वो दी जानी चाहिए। अगर मरीज उग्र हो जाए, मरीज जो है ऐसा प्रयास करने लगे आत्महत्या का, तो अगर मरीज को कोई डॉक्टर से दवाई चल रहा है और मरीज को अगर एंटी डिप्रेसेंट दवाई दिया जा रहा है तो ज़रूर देनी चाहिए उस समय भी, ठीक है। आगे है मरीज को आत्महत्या के बार बार प्रयत्न करने से रोकने हेतु कड़ी निगरानी रखें और मरीज ऐसा अगर उपाय करे कि वह बार बार आत्महत्या का प्रयास करे तो उस पर निगरानी रखना चाहिए। नेक्स्ट है मरीज के कमरे से बहुत सारे जो धातु होते हैं उसको अलग रखें, जैसे ब्लेड, चाकू, कांच की शीशी आदि सामान को हटा देना चाहिए क्योंकि इन सब से नुकसान वह पहुंचा सकता है खुद को, ठीक है। आगे है दवाइयों एवं यंत्रों को रोगी की पहुंच से दूर रखें क्योंकि वह ओवरडोज दवाई का कर सकता है या जो यंत्र रखा है उसका गलत दुरुपयोग कर सकता है। विषाक्त पदार्थों को मरीज से दूर रखें, जो भी पॉइजनिंग पदार्थ है उस रूम से जिसमें मरीज है उससे दूर रखें, ठीक है। मरीज को कमरे से कपड़े या बांधने वाला सामान जैसे बेल्ट, टाई आदि हटा देनी चाहिए क्योंकि इससे वह हैंगिंग कर सकता है, ठीक है। आगे है आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक होने पर मरीज को निद्रा कारक दवाइयाँ देनी चाहिए, यानी ज़्यादा अगर आत्महत्या की प्रवृत्ति मरीज में आए तो उसे नींद की दवाइयाँ दी जानी चाहिए ताकि लेने से उसे नींद आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की हेल्थ है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के बारे में देखेंगे, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। अब देखिए जो लोग फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता है, समझ गए ना। जो लोग अच्छे से फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे उनको पता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग होता क्या है। ठीक उसी प्रकार से वहाँ पे नर्सिंग जो है मेंटल कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सामुदायिक स्वास्थ्य था, यहाँ पे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ है, मतलब मानसिक रोगियों के लिए समुदाय में स्वास्थ्य, समझ गए। तो चलिए इसको हम लोग अभी ये होता क्या है और इसके इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि आखिर ये कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्या आवश्यकता है, क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग एक एक करके इसको आगे हम लोग देखते हैं। ओके, यहाँ पे आपका है, कहता है डिफाइन ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, समझ गए। डिफाइन ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, समझ गए। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से मतलब है समुदाय के सभी मानसिक स्वास्थ्य सेवा, अर्थात मानसिक रोगियों की रोकथाम, मानसिक रोगों को रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य में कैसे प्रगति करना है, उन्नति करना है, मानसिक रोग का कैसे उपचार होगा, पुनर्वास रिहेबिलिटेशन तथा विशेष वर्गों द्वारा मादक पदार्थों के दुरुपयोग में रोकथाम आदि सम्मिलित है। यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनोस्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया जाता है। देखिए डिफाइन ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ बड़ी ही आसान है। जैसे हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में देख रहे थे कि एक नर्स के द्वारा समुदाय में किए गए कार्य कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है, जहाँ पे उपचारात्मक, समझ गए, सुरक्षात्मक और निदानात्मक तरीके से मरीजों को सेवा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति क्या सेवा जो है दिया जाता है उसी को जो है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा कहते हैं। यहाँ पे हम किसी और कैटेगरी को नहीं शामिल करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में देख रहे हैं समुदाय में, तो सिर्फ और सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना।
सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा मतलब कम्युनिटी हेल्थ सर्विस समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब होता है कि समुदाय में सभी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य सेवा देना, अर्थात मानसिक रोगों को रोकथाम करने की बात हो, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की बात हो यानी उन्नति करने की बात हो, मानसिक रोगों का उपचार देने की बात हो, या फिर उसे उपचार के बाद पुनर्वास की बात हो, या फिर कुछ ऐसे एडल्ट वयस्क रोगी होते हैं, ऐसे रोगी होते हैं जो मादक पदार्थों का लत लग जाता है, दुरुपयोग करता है, तो उनको भी छुड़ाने का प्रयास, रोकथाम जो है इसी मेंटल हेल्थ के जरिए ही किया जाता है। आदि सेवा इसमें शामिल होता है। यह चिकित्सक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मनोस्वास्थ्य मतलब मन के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाता है इस कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में। समझ गए? तो यही हमारा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य होता है, जिसको मैंने अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमसे एक और प्रश्न इसमें पूछा गया है कि आखिर यह मानसिक स्वास्थ्य है क्या, इसका क्या महत्व है, क्यों यह जो है मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य के प्रति समुदाय में सजग रहता है। तो बड़ी ही आसान है इसके महत्व, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यही चीज़ें हैं, चलिए हम इसके महत्व को देखते हैं कि आखिर कौन कौन से महत्व है जो कि समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य दिया जाता है तो उसका क्या महत्व होता है। पहला है समुदाय में लोगों को जानकारी। समुदाय में लोगों को पहले कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या क्या है देख लीजिए। पहला है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना। अब आप देखिएगा आपके गांव समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जिनको अभी तक ये चीज़ के पता नहीं है कि मानसिक रोग होता है। बहुत लोग जो है मानसिक रोग को पागल व्यक्ति मान लेता है, कहता है इसका कोई इलाज नहीं है जब पागल हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है, इलाज है, रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका महत्व यही है कि समुदाय में लोगों को जानकारी देना, अवेयरनेस फैलाना मेंटल हेल्थ के प्रति। समझ गए? तो पहला महत्व यही है कि लोगों में जानकारी देना। समझ गए? चलिए, दूसरा है समुदाय के लोगों को मानसिक देखभाल। कम्युनिटी हेल्थ है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का दूसरा जो महत्व है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 1 2 3 सीरियल करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। 1 नंबर वाला अगर 8वां जगह पर याद आए तो वहाँ लिखना है, दूसरा नंबर अगर पहले याद आ जाए पहले उसको 1 नंबर में लिख दीजिए। तो ये सीरियल आपको डिसाइड करना है कि कौन कहाँ पर आपको जल्दी जल्दी याद आ रहा है, उसको लिखते जाना है। सीरियल के चक्कर में जोर मत डालना है। जहाँ पे सीरियल अगर लिखना होगा मैं वहाँ पे बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ को सीरियल ही लिखिएगा, वो बहुत कम जगह आता है। समझ गए? तो वही चीज़ें हैं, समुदाय में लोग मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल जो है देना। अब समुदाय के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल देने का मतलब है कि समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाया जा सकता है, जिससे वे मानसिक विकारों मतलब मानसिक रोगों से बच जाएंगे और सही कार्य कर पाएंगे तथा सही मात्रा में सब चीज़ अपना जो है देखभाल, खाना पीना सब चीज़ ले पाएंगे। क्योंकि एक मानसिक रोगी खाना खाएगा तो खूब खाएगा, छोड़ देगा तो 2 2 दिन तक भूखे रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम खाए हैं नहीं खाए हैं। समझ गए ना? तो इन सब चीज़ों को देखभाल करना इसके अंदर आता है, मानसिक रोगों को देखभाल करना। ओके, तीसरा पॉइंट है मानसिक रोगों का निदान। अब ये कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का एक महत्व यही है कि यह मानसिक रोगों को निदान करता है। यहाँ पे मानसिक रोग जो भी होता है उसको यहाँ पे जो है डायग्नोसिस किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य के द्वारा रोगी के रोग का सही निदान हो सकता है एवं उसे अस्पताल में आसानी से पहुंचाकर ठीक ढंग से उपचार किया जा सकता है। समझ गए? तो मानसिक रोगों का निदान करना, डायग्नोस्टिक करना कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का एक अच्छा जो है पक्ष है। समझ गए? आगे है मानसिक विकारों से बचाव। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब ही होता है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का काम ही है कि यह जो है मानसिक रोगों से बचाता है, मानसिक रोगों को रोकथाम करता है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। समझ गए ना? तो चौथा पॉइंट वही है कि मानसिक विकारों से बचाना, मतलब यह प्रिवेंट करता है मेंटल इलनेस होने से। अब मान गए मानसिक रोगों से जो है बचाना कब, तो मान गए कोई व्यक्ति अगर लग रहा है कि उसका व्यवहार परिवर्तन हो रहा है तो उसे तुरंत जो है उसे चिन्हित करके उसका जो है जांच करना और जो है उसे जो है आगे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज देना, ताकि समय रहते ही जो है उसका और भयंकर बीमारी मानसिक रोग के होने से बचा जाए। समझ गए ना? तो यह मानसिक रोगों से विकारों से बचाव करता है, प्रिवेंट करता है, रोकथाम करता है। ओके, पाँचवां है भय समाप्त करना। अब इसका एक काम ये भी है, इसका एक महत्व ये भी है कि यह समुदाय में व्याप्त मानसिक रोगियों के प्रति जो भय है, लोगों में जो भय है कि मानसिक रोग काफ़ी खतरनाक होता है, लोग इसमें एक बार मानसिक रोग हो जाता है तो जीवन भर ठीक नहीं होता है, बहुत सारे गलत धारणाएं हैं, लोगों के मन में डर रहता है इसके प्रति, लोग एक दूसरे जो मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं उससे दुर्व्यवहार करने लगते हैं। समझ गए? तो लोगों के बीच से जो डर है मेंटल इलनेस के प्रति उसको दूर करना, समझ गए, इसका काम है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स का। एक कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का एक उद्देश्य ये भी है कि यह भय को समाप्त करता है लोगों के बीच से, मानसिक रोगियों के। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे।
छठा है मानसिक रोगियों की देखभाल करना। अब इसका काम एक भी है कि यह मानसिक रोगियों को देखभाल जो है यहाँ पे दिया जाता है, समझ गए? मनोचिकित्सक द्वारा जो उपचार किया जाता है उससे रोगियों को रोगों से छुटकारा दिलाता है। और मानसिक रोगी मनोचिकित्सक के द्वारा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के जरिए जो है मानसिक रोगियों को इलाज किया जाता है, जिससे उसे मानसिक रोगों से छुटकारा मिल सके। तो यहाँ पे मानसिक रोगियों का देखभाल भी किया जाता है, केयर ऑफ मेंटल इल पर्सन। एंड सातवां है एंड आखिरी है मानसिक रोगग्रस्त मरीजों का पुनर्वास। अब कोई व्यक्ति है, उसको उपचार हो गया, समझ गए? अब उपचार हो जाता है ना, तो मेंटल हेल्थ में होता यह है कि मरीज को कुछ समय तक उसे जो है प्रवासी केंद्र पर रखा जाता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर पर रखा जाता है, जहाँ पर उसे ट्रेनिंग दिया जाता है, नॉर्मल लाइफ में कैसे आना है, उसको व्यवहार को जो है सही किया जाता है धीरे धीरे। तो उसे पुनर्वास जो है दिया जाता है उपचार के बाद, यहाँ पर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के जरिए। तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के इंपॉर्टेंस देख लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपके सामने एक बार और हम डिस्कस कर देते हैं, देख लीजिए। तो आपके सामने है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है। पहला ही महत्व है कि समुदाय के लोगों को जानकारी देना मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक रोगों के बारे में। दूसरा है समुदाय के लोगों को मानसिक देखभाल। अब समुदाय में जो भी लोग गांव समाज में रहते हैं वहाँ पे उनके मानसिक देखभाल केयर करना इसी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का काम है। तीसरा है मानसिक रोगों का निदान करना, डायग्नोसिस करना और पहचान कर उसे अस्पताल भेजना, इसका ही काम है। चौथा काम है मानसिक विकारों से बचाना, और कोई मानसिक रोग न हो इससे भी बचाने का काम इसी कम्युनिटी हेल्थ का है। पाँचवा है भय समाप्त करना लोगों के बीच से, समझ गए? छठा है मानसिक रोगियों को देखभाल करना भी इसी के अंदर आता है, इसी का महत्व है। और मानसिक रोगग्रस्त मरीजों का पुनर्वास करने का काम भी इसी के जरिए कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के जरिए ही होता है। तो यह 7 महत्व मैंने आपको बता दिया कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के बारे में। अब आप लोग जो है इसको अपने लैंग्वेज में आराम से देखिए, पॉइंट याद रखिएगा, और जब पॉइंट याद रखिएगा ना तो जो मैंने समझाया हूँ वो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, कहीं भी लिखने होगा तो सिर्फ पॉइंट जरूर याद। ऐसे प्रश्न जहाँ पॉइंट 7 8 हो 10 हो तो पहले याद रखिए उसके पॉइंट को कि उसके अंदर क्या क्या पॉइंट है, और उस पॉइंट को जब ध्यान में रखिएगा ना तो ऑटोमेटिक चीज़ों को आप लिख दीजिएगा, क्योंकि उस पॉइंट में ही छुपा होता है आपका 1 2 4 लाइन जो भी लिखना है, समझ गए? ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है मेरे यहाँ पे, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। यहाँ पे हमसे अब ये पूछ रहा है कि सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रकार और उद्देश्य बताइए। मतलब जो हम अभी ऊपर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ देखे हैं ना, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य, यह कितने प्रकार से इसका सेवा दिया जाता है, प्रकार बताना है, और इसके उद्देश्य बताना है कि आखिर यह कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस जो है यह क्यों दिया जाता है लोगों को, इसका पर्पज बताइए, समझ गए? तो महत्व तो अभी आप लोग देख लिए कि महत्व, और जो लोग महत्व को समझ गए वो इसके उद्देश्य को भी एक एक पॉइंट बाय पॉइंट करके आराम से लिख देंगे। बाकी मैं चलिए यहाँ पे बताता भी हूँ। अब मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, समझ गए ना, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा का क्या प्रकार है देख लीजिए। पहला प्रकार है उन्नयन सेवा प्रोमोटिव सर्विस। प्रोमोट मतलब प्रोमोट करना, मतलब बढ़ोतरी करना, समझ गए? मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, उन्नत करना, समझ गए? संपूर्ण पोषण देना, अच्छी आदतों के विकास करना। अब पहला है उन्नयन सेवा। यहाँ पे जो सेवा दिया जाता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर, सॉरी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के अंतर्गत, यहाँ पे उन्नयन सेवा प्रोमोटिव सर्विस दिया जाता है, जैसे संपूर्ण पोषण हो, अच्छी आदत का विकास करना हो, तो यह उन्नयन सेवा होता है जिससे व्यक्ति के व्यवहार में, खान पान में बढ़ोतरी होता है। तो पहला उन्नयन सेवा। दूसरा रोकथाम सेवा प्रिवेंटिव सर्विस। अब कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के अंतर्गत होता यह है, इसके अलग सेवा के जो प्रकार है वह रोकथाम सेवा है, प्रिवेंटिव सेवा है। प्रिवेंटिव सेवा कहा जाए यहाँ पे आप लोग के सामने तो टीकाकरण, प्रसव पूर्व देखभाल, समझ गए? रोकथाम सेवा का मतलब है कि बीमारियों से रोकथाम किया जाना। तो जैसे टीकाकरण के द्वारा बीमारी को रोकथाम होता है, प्रसव पूर्व देखभाल करते हैं जिससे आगे होने वाला बीमारी से जो है रोकथाम हो पाता है, समझ गए ना? तो रोकथाम का सेवा प्रिवेंटिव सर्विस यहाँ पे दिया जाता है। क्यूरेटिव सर्विस है, उपचारात्मक सेवा है। मानसिक रोगों को जल्द पहचान कर उपचार करना भी इसका जो है एक प्रकार है कि यहाँ पे उपचारात्मक सेवा भी दिया जाता है, क्यूरेटिव सर्विस। क्यूरेटिव सर्विस का मतलब है कि अगर कोई मानसिक व्यवहार, कोई मानसिक परिवर्तन देखा जाए किसी व्यक्ति में तो उसे तुरंत पहचान करके और उसका उपचार दिया जाए, तो यही उपचारात्मक सेवा होता है, उपचार देना। चौथा है रिहैबिलिटेटिव सर्विस। रिहैबिलिटेटिव सर्विस का मतलब होता है कि किसी मरीज को मानसिक रोग से पीड़ित है, उसको उपचार मिल गया। अब उपचार मिल गया तो उसे जो है रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास केंद्र पर उसे रखा जाता है अन्य सहायता के लिए, कि जैसे कैसे जो है अपना समाज में जाएंगे तो कैसे रहेंगे, कैसे व्यवहार बनाना है, कैसे जो है काम के प्रति क्षमता को बढ़ाना है, समझ गए? सोच शक्ति में वृद्धि करना है, इन सब चीज़ों के लिए उपचार के कुछ दिनों तक जो है इस पुनर्वास सेवाएं दिया जाता है, रिहैबिलिटेटिव सर्विस।
जहाँ पे उपचार के पश्चात पुनर्वास में सहायता किया जाता है। पुनर्वास का मतलब होता है कि पुनः अपने जीवन में वास करना और पहले जैसे जो है अपने जीवन में लौटाना, यही पुनर्वास होता है। पुनर्वास में सहायता करना ये सेवा का काम है। तो माय डियर, ये चारों सेवा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। यही 4 सेवा है कम्युनिटी आपका मेंटल हेल्थ का। पहला है उन्नयन सेवा, जिसमें पोषण हो, अच्छी आदतों का विकास हो, प्रोमोटिव सर्विस। दूसरा है प्रिवेंटिव सर्विस, जिसमें टीकाकरण किया जाता है, प्रसव पूर्व देखभाल किया जाता है, तो यह प्रिवेंटिव सर्विस होता है। तीसरा है क्यूरेटिव सर्विस, जहाँ पे लोगों को पहचान कर उसको उपचार दिया जाता है, उपचार करना, क्यूरेटिव सर्विस। चौथा है रिहेबिलिटेटिव सर्विस, पुनर्वास सेवा, जिसमें उपचार के बाद जो है पुनर्वास में सहायता किया जाता है, जीवन को नॉर्मल बनाने में सहायता किया जाता है। तो यही 4 सेवा है। चारों सेवा को याद रखिएगा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के अंतर्गत, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई मेरे, ये जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ है, ये जो सेवा दिया जाता है लोगों में, समुदाय के बीच में मानसिक रोगियों के लिए, तो या मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या उद्देश्य है कि यह जो है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के सेवा जो है लाया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो जो लोग महत्व को समझ गए ना, वो लोग इसको भी आराम से लिख सकते हैं, पर्पज को भी समझ गए। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, इसका जो है आपको निम्नलिखित उद्देश्य है, समझ गए। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य जो है, बहुत सारे उद्देश्य हैं। किन किन उद्देश्य, किन किन आवश्यकताओं के लिए जो है यह कम्युनिटी मेंटल हेल्थ जिम्मेदार है, क्या इसके पीछे का उद्देश्य है। तो चलिए इसके उद्देश्य को देखते हैं। पहला है समुदाय में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य स्तर को उन्नत बनाए रखना। चूँकि हम ऊपर अभी देखे हैं उन्नत उन्नयन सेवा, उन्नयन से ही उन्नत बना है। तो इस कम्युनिटी हेल्थ मेंटल हेल्थ के अंतर्गत इसका एक उद्देश्य ये है कि यहाँ पे मानसिक मेंटल हेल्थ स्तर लेवल को बेहतर बनाना, मतलब लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मानसिक रोगों से जो है दूर करना, इसका जो है उन्नत बनाना पहला उद्देश्य है। ओके, दूसरा है समुदाय में उपस्थित मानसिक रोगों के लिए सुगम व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें उचित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अब इसका एक काम ये भी है, उद्देश्य ये भी है, ये सेवा देने के पीछे का उद्देश्य ये भी है कि अगर थोड़ा भी लगे कि फलाना व्यक्ति को मानसिक रोग से पीड़ित है या मानसिक रोग आगे हो सकता है, थोड़ा भी लक्षण दिख जाए, तो वैसे व्यक्तियों को पहचान करना और पहचान करके उसे उचित मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ताकि वह व्यक्ति अपने मानसिक रोग जो आगे हो सकता है या जो अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है उससे दूर हो जाए और उसको बेहतर जीवन में अपना वापस आ जाए फिर से, समझ गए। तो यह दूसरा जो है इसका उद्देश्य होता है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। अब 2 तक देख लिए। तीसरा है आपका यहाँ पे माय डियर, तीसरा कहता है समुदाय में मानसिक रोगियों की रोकथाम हेतु नियमित उचित स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन करना। अब ये जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ है, इसका उद्देश्य बहुत सारे हैं। उसमें से एक उद्देश्य ये है कि मानसिक रोगों को रोकथाम करने के लिए नियमित जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है, उसका समय समय पर नियमित संचालन करना, समझ गए। जैसे आप लोग पढ़े होइएगा फर्स्ट ईयर में मेंटल हेल्थ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, समझ गए, 1987 आप लोग पढ़े हैं ना। तो वह एक कार्यक्रम है जो मानसिक रोगियों को बीच में प्रचार प्रसार करता है, गांव-गांव में जाकर मानसिक रोगों के प्रति लोगों के बीच में जो धारणा बने हुए हैं उसको जो है दूर करता है। तो ये सब वही चीज़ें हैं, समझ गए। उस कार्यक्रम को संचालन करना इसी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के जरिए होता है। चौथा है समुदाय के लोगों में उपस्थित मानसिक रोगों को शीघ्र पहचान कर उन्हें उचित उपचार प्रदान करना। वही चीज़ें हैं कि समुदाय में जो भी लोग हैं ऐसे लगे, जो भी लोग ऐसे हैं जो लगे कि यह अपना नॉर्मल से अलग बिहेव करता है, तो फिर हम लोग वैसे रोगियों को पहचानते हैं और उन्हें उचित उपचार जो है दिया जाता है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के जरिए, समझ गए। आगे हम लोग चलते हैं। पांचवा यहाँ पे आपके सामने है मानसिक रोगियों को समुदाय में पुनर्वास में सहायता करना। अब जो भी रोग है, जो मानसिक रूप से पीड़ित है व्यक्ति, उसको उपचार देने के बाद इसमें रिहैबिलिटेशन पुनर्वास के लिए भी जो है सहायता किया जाता है कि कैसे व्यक्ति उपचार के बाद अपने जीवन को अपने समाज में, अपने घर में तालमेल बैठा कर पुनः पहले के जैसे चले, तो इसके लिए पुनर्वास में सहायता दिया जाता है, समझ गए। छठा है दीर्घकालीन मनोसामाजिक साइकोसोशल समस्याओं पर नियंत्रण करना। अब बहुत समय से चले आ रहे जो मानसिक सामाजिक जो समस्या है उस पर नियंत्रण करना भी इसका जो है क्या है, काम है, समझ गए। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्राथमिकता व मूल्यांकन करना, एक उद्देश्य इसका ये भी है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का कि वह जो है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का जो दिया जा रहा सेवा है उसको कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, उसका जो है प्रभाविकता का मूल्यांकन करना भी इसके अंदर होता है। मतलब यहाँ पर जो भी मेंटल हेल्थ का सर्विस दिया जाता है, सेवा दिया जाता है समुदाय में, वह कितना ज़्यादा इफेक्टिव है या नहीं है, इसका मूल्यांकन भी यहाँ से किया जाता है। ओके, आगे चलिए।
आगे हम लोग चलते हैं। आगे है 8वां पॉइंट है आपका, यहाँ पे देखिएगा बहुत खूबसूरत है। समुदाय के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य का महत्व व मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के जानकारी उपलब्ध करवाना। अब होता यह है कि गाँव में जो है ज़्यादातर लोगों को जो है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो है नहीं कुछ चीज़ें पता होता है, समझ गए? तो वैसे व्यक्ति गाँवों में क्या करना, ग्रामीण इलाकों में, समुदाय में जो है मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है, इस महत्व को जो है बताना और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध कराना भी इसका जिम्मेदार है, इसका एक उद्देश्य है। समझ गए चीज़ों को? आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। 9वां पॉइंट है माय डियर, यहाँ पे लघु मानसिक रोगों जिनका उपचार घर पर हो सकता है उनके लिए समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। अब ये कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का एक काम ये भी है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का एक काम ये भी है कि जो अगर छोटा-मोटा अगर मानसिक रोग है, जैसे चिंता होना, हल्का-फल्का डिप्रेशन होना, समझ गए? बिहेव अपना बर्ताव अलग करना, छोटे-मोटे जो अगर मानसिक रोग है, तो वैसे रोगों को लिए जो है उपचार घर पर ही उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, ठीक है? इसका उद्देश्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी निश्चित करना। अब कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का एक उद्देश्य ये भी है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें भाग लें, अपना ट्रीटमेंट कराएँ, अपना देखभाल कराएँ। इसके लिए सुनिश्चित करना होता है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को ही कि ज़्यादा कैसे आप उपचार देंगे, कैसे अपने सेवा को बेहतर बनाएँगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग आकर आपकी सेवाओं को लाभ लें, ठीक है ना? सरकार का तो यही भाई निश्चय होता है कि जो भी हम योजना लागू करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। अगर लोग ही भाग नहीं लेगा तो सरकार बेकार की योजना चला रही है। तो ये चीज़ें के लिए जो है ये भागीदारी बढ़ाना, ये जो है पहला इसका उद्देश्य होता है। आगे है समूहों को ध्यान में रखकर मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब मानसिक स्वास्थ्य सुविधा जो है समूह में भी दिया जा सकता है, तो समूह को भी ध्यान में रखकर हम इससे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के जरिए। ओके, लघु मानसिक मतलब छोटे मानसिक रोगियों को अस्पताल में अनावश्यक भर्ती न कर साधनों को बचाना व रोगी की चिंता को कम करना, क्योंकि हम जानते हैं अगर छोटे मोटे रोग हो और मरीज को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए तो मरीज को लगता है ऐसा है कि हमें कोई बड़ा रोग है, समझ गए? तो और प्रॉब्लम है। तो अगर कोई छोटा मानसिक रोग है तो बिना किसी आवश्यकता के अनावश्यक भर्ती नहीं करेंगे, ताकि साधन जो है, जो रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा खपत ना हो, बचे रिसोर्सेज किसी सीवियर पेशेंट के लिए, और साथ में रोगी को चिंता भी जो है कम हो, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होते ही रोगी का चिंता बढ़ जाता है। छोटा मोटा भी बीमारी रहेगा तो उसे बड़ा लगने लगता है, समझ गए? तो यही चीज़ें कहता है। ओके, 13 है मानसिक रोगों के बारे में लोगों के अंधविश्वास को दूर कर उन्हें जागरूकता लाना। अब कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में ही मेंटल हेल्थ का सब चीज़ होता है, तो ऐसे में लोगों में जागरूकता फैलाना, अंधविश्वास को दूर करना भी इसका जो है एक उद्देश्य होता है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस का। तो इस प्रकार से कम्युनिटी मेंटल हेल्थ मैंने आपको बता दिया, प्रकार बता दिया, उसका उद्देश्य, महत्व, सब चीज़ मैंने बता दिया। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ होता क्या है, इसके महत्व को बताएं और इसके प्रकार को बताएं। तो मैंने सब बता दिया। या ऐसे ही पूछेगा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ होता क्या है, इसके प्रकार और इसके उद्देश्य बताएं, तो फिर भी मैंने सब बता दिया। अब एक प्रश्न और आता है यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, समझ गए? जहाँ पे फर्स्ट ईयर में आप कम्युनिटी हेल्थ में पढ़े हैं कि नर्स की भूमिका। अब वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग था, तो नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में नर्स की भूमिका, और यहाँ पे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ है, तो चूंकि है तो बात वही ना, वहाँ पे सीधा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग था, यहाँ पे मेंटल लगा दिया है, मतलब एक क्षेत्र को निश्चित कर दिया है कि हाँ मानसिक रोगियों के लिए। तो यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य में नर्स की क्या भूमिका होगी, भूमिका सब वही होगा, समझ गए? जो जो रोल है, निम्नलिखित रोल है, वो सब रोल वही होगा, बस यहाँ पे जो भी होगा मानसिक स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए होगा। यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नहीं आएगा, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ आएगा, समझ गए? बस, तो पहला रोल है आपके सामने, पूछता है, बहुत बार पूछा गया है, 10-10 नंबर में, देख लीजिएगा। पहला रोल है नैदानिक भूमिका, क्लिनिकल रोग। क्लिनिकल रोग का मतलब है कि समुदाय में लोगों में रोगों की पहचान करना, मानसिक रोगों को पहचान करना, उनके उपचार में सहायता करना, यह नर्स का समुदाय में मुख्य कार्य है। अब क्लिनिकल नैदानिक भूमिका का मतलब है कि एक नर्स को ये चाहिए कि वह अपने समुदाय में मानसिक रोगों को, ठीक है ना, मानसिक रोगों को, कौन सा व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित है उसको पहचान करना और उसको उपचार में सहायता करना, नर्स का यह प्रमुख कार्य है समुदाय में, समझ गए? तो यह हो गया हमारा नैदानिक भूमिका, क्लिनिकल रोल। ओके, आगे है अध्यापक की भूमिका, टीचर की रोल। अब टीचर की रोल आप लोग वहाँ भी पढ़े हैं, टीचर का क्या काम होता है कि टीचर को काम होता है समझाना, पढ़ाना, समझ गए, बताना। तो उसी प्रकार से टीचर का रोल के रूप में यहाँ पे नर्स जो है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में होती है। यहाँ पे नर्स जो है समुदाय के लोगों को मानसिक रोगों के बारे में शिक्षा देगी, समझ गए, शिक्षा देगी, तथा रोगों की रोकथाम व उपचार के बारे में भी शिक्षा देती है कि हम कैसे जो है मानसिक रोगों को रोकथाम उपचार कर सकते हैं।
तीसरा है परामर्शदाता की भूमिका, रोल ऑफ काउंसलर। काउंसलर का क्या काम होता है? परामर्शदाता का क्या काम होता है कि परामर्श देना, समस्या का समाधान में सहायता करना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो है नर्स कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में समुदाय में जो भी मानसिक व्याप्त है, जो भी व्यक्ति है जिसको भी लगे कि मानसिक रूप से हम डिस्टर्ब है, तो वैसे व्यक्तियों को जो है सलाह देती है, समस्या से बाहर निकालने का उपाय सुझाती है। तो यह परामर्श के रूप में अपना भूमिका जो है उचित परामर्श देकर करती है। चौथा है समायोजन की भूमिका, रोल ऑफ कोऑर्डिनेट। समायोजन की भूमिका है कि नर्स जो है समुदाय में लोगों व स्वास्थ्य दल के दूसरे सदस्यों के बीच जो है समायोजन कोऑर्डिनेशन का काम करती है। इससे सुविधाओं की प्राभिकता में वृद्धि होती है तथा स्वास्थ्य दल के सदस्यों को काम करने में आसानी होता है। मतलब नर्स का ये काम होता है कि यह अपने अपने और अन्य स्वास्थ्य दलों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करती है। मीन्स एक कनेक्टिविटी का काम करती है जिससे स्वास्थ्य सुविधा देने में आसान होता है और इससे जो है इफ़ेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। समझ गए? तो यह जो है समायोजन की भूमिका निभाती है। आगे है वकील की भूमिका। अब जिस प्रकार से वकील जो है अपने क्लाइंट के लिए, ये सब मैं पढ़ाया हूँ, वकील जो है अपने क्लाइंट के लिए जिस प्रकार से कानून के हर एक पहलुओं के बारे में जो है पक्ष रखता है कोर्ट में, उसी प्रकार से नर्स जो है अपने समुदाय में मरीजों के लिए जो है विभिन्न कानूनी पक्षों का जो है पक्ष लेकर रखती है, देखती है कि मरीज का कोई जो है कानूनी जो राइट्स है वो राइट अधिकार की हनन न हो, उसका रक्षा करती है और समुदाय में लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी करती है कि हाँ आपका ये अधिकार है, ऐसे रहिए, ये कीजिए। समझ गए ना? छठा है माय डियर प्रशासक की भूमिका, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अब प्रशासक का क्या काम होता है कि मैनेज करना, मैनेज करके चलना, काम को जो है एकदम समय पर करवाना। समझ रहे? तो यहाँ भी खुद नर्स का ये काम होता है कि समुदाय में नर्स जो है जो भी मानसिक स्वास्थ्य है उसके कार्यक्रम को क्रियान्वय करना। समझ गए? मतलब चलाना, अन्य सहयोगी सदस्यों को मार्गदर्शन भी करना, चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर का, प्रशासक का वही काम होता है, तथा अन्य समुदाय में विभिन्न कार्यक्रमों को नियमित रूप से क्रियान्वय हेतु प्रशासक की भूमिका जो है निभाती है कि कैसे चलाना है, कैसे जो है कब जो है कार्यक्रम जो है करना है। ठीक है ना? अन्य सदस्यों को कैसे जो है मैनेज करती है, ये सब प्रशासक का ही काम होता है। ओके। सातवां है माय डियर संपर्ककर्ता की भूमिका, कॉन्टैक्ट मेकर की। अब नर्स का ये भी रोल है कि यह अन्य क्षेत्रों के साथ जो है कांटेक्ट करके संपर्क बनाकर रखती है, जिससे अन्य क्षेत्रों में भी जो है मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। स्वास्थ्य दल में नर्स ही एक ऐसी कार्यकर्ता है जिसका सर्वप्रथम रोगी जो है सामना करता है। अतः नर्स रोगी व उसके संबंधी चिकित्सक स्वास्थ्य दल के अन्य सदस्यों के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य करती है। तो नर्स जो है एक कॉन्टैक्ट मेकर का काम करती है, क्योंकि नर्स जो है सर्वप्रथम मरीज से मिलती है और मरीज के साथ उसके संबंधी से, फिर नर्स जो है डॉक्टर से भी मिलती है, अन्य स्वास्थ्य दल से ही मिलती है। तो एक नर्स होती है जो हर किसी से मिलती है, तो हर किसी के बातों को जो है यह कांटेक्ट करने में भूमिका निभाती है, संपर्क करने में एक दूसरे से। तो कांटेक्ट मेकर का भी काम करती है, रोल निभाती है। समझ गए? आठवां है आवासीय देखभाल भूमिका, रोल इन डोमिसाइल केयर। समुदाय नर्स का कार्य गृह मुलाकात, होम विजिट द्वारा घर घर जाकर रोगी की जांच करना तथा आवश्यकता अनुसार उच्च स्तर पर रेफर करना। नर्स का यह भी काम है कि आवासीय देखभाल, रोल इन डोमिसिलियरी केयर, मतलब घर घर जाकर जांच करना और आवश्यकता पड़ने पर उच्च स्तर पर रेफर करना नर्स का ये काम होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे 8 रोल नर्स का बता दिया जो फर्स्ट ईयर से ही संबंधित है। बस यहाँ पे आपको मानसिक स्वास्थ्य के प्रति चीज़ों को लिखना था, जो भी नर्स का रोल था। समझ गए? तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल बता दिया। यहाँ पे सबके टोटल जितना ऊपर तीनों प्रश्न हम लोग देखे हैं